नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के विचार विमर्श में। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति पर बात करें। सोचना बहुत ज्यादा पर करना कुछ नहीं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही होगा, है ना, कि दिमाग में बड़े बड़े प्लान्स हैं लेकिन वो पहला कदम उठाने में ही हिचकिचाहट होती है। हाँ, और ये हिचकिचाहट कई बार, जैसे आपने कहा, विश्लेषण के नाम पर या शायद सही समय के इंतजार के पीछे छुपी होती है। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि हम बस वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से शुरू किया था, बिल्कुल वहीं। इसीलिए आज हम पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर से कुछ कह सकते हैं नुक्ते निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये किताबों में सोचने के उस चक्रव्यूह से निकालकर सीधे काम करने की राह दिखाती है, ऐसा लगता है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद है इस किताब से वो व्यवहारिक रणनीतियां समझना जो हमें सिर्फ सोचने वाले से करने वाले इंसान में बदल सकें। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी आम सोच को चैलेंज करती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक विचार जो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगा, कोई भी काम जो करने लायक है वो खराब तरीके से करने लायक भी है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? है तो पहली बार में परफेक्ट ना होने की इजाजत, ये थोड़ी अलग बात है। एकदम। ये पारंपरिक ज्ञान से बिल्कुल अलग है कि भाई अगर करना है तो अच्छे से करो, वरना मत ही करो। तो आज की चर्चा में ऐसे कई चौंकाने वाले लेकिन काम के विचार मिलेंगे, मुझे लगता है। उम्मीद तो यही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं कि ये एक्शन माइंडसेट यानी काम करने वाली मानसिकता असल में है क्या। किताब कैसे शुरू करती है इसे? देखिए, हॉलिंस किताब की शुरुआत में ही इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो परफेक्शन है ना, निखुटता, इसके पीछे भागना ही अक्सर हमें रोकता है शुरू करने से। हाँ, शुरू करने से। हम सोचते हैं कि अगर पहली बार में ही सब सही नहीं हुआ तो फिर कोशिश ही बेकार है। हाँ, ये होता है। जैसे किसी ने तय किया कि रोज सुबह दौड़ने जाएंगे। अब एक हफ्ता गए, फिर एक दिन मान लीजिए नहीं जा पाए। हाँ। तो सोचते हैं चलो अब अगले सोमवार से ही ठीक से शुरू करेंगे। हाँ। और वो जो एक हफ्ता किया था ना, उसे भी बेकार मान लेते हैं। बिल्कुल। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली जो सोच है ना, ये बहुत नुकसान करती है। और इसी को चुनौती देते हुए हॉलिंस जी के चेस्टरटन की बात याद दिलाते हैं, वही कि कोई भी काम जो करने लायक है वो खराब तरीके से करने लायक भी है। इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही करें, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि शुरू करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप शौकिया तौर पर ही सही, बस शुरू तो करें। अच्छा। हर प्रयास का अपना मूल्य है, क्योंकि असफलता भी तो हमें कुछ सिखाती है ना। वो एक तरह का डेटा है। ये स्टैंड अप कॉमेडियन वाला उदाहरण सही बैठता है यहाँ। हाँ। हम उनका फाइनल एकदम पॉलिश किया हुआ मजाक सुनते हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस एक मजाक को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने शायद पता नहीं कितनी बार, दर्जनों बार उसे सुनाया होगा, लोगों की प्रतिक्रिया देखी होगी और सुधारा होगा। बिल्कुल। हाँ, सुधारा होगा। वो शुरुआती खराब कोशिशें ही तो परफेक्शन तक ले गईं। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान प्रक्रिया पर होना चाहिए, सिर्फ अंतिम परिणाम पर नहीं। वो 50 किलो वजन कम करने वाला उदाहरण याद है? हाँ। असल में आपको 1 किलो वजन 50 बार कम करना है ना? हर कदम पर ध्यान देना है। सही। और शायद सबसे जरूरी बात जो निकल कर आ रही है वो है बस शुरू कर देना। जिग ज़िगलर ने भी कहा था शायद कि शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरू करना जरूरी है। कई बार हम योजना बनाने या और जानकारी जुटाने के नाम पर ही काम टालते रहते हैं। सही कहा। वो पहला कदम ही होता है जो सबसे मुश्किल लगता है, पर एक बार आप शुरू कर देते ना तो एक गति सी बनने लगती है। मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम। और अगर कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए, जैसे आपने कहा जिम छूट गया या डाइट में चीटिंग हो गई, तो उसे बड़ी आपदा ना बनाए। ठीक है, हो गया, कल फिर से कोशिश करें। ये नहीं कि एक छोटी सी चूक हुई और पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया। अच्छा, तो ये मानसिकता तो समझ आई। परफेक्शन को छोड़ो, शुरू करो, प्रोसेस पे ध्यान दो। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है, प्रेरणा का क्या? मोटिवेशन। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, जिस दिन मूड होगा उस दिन करूंगा। हाँ, और यहीं पर हॉलिंस एक और पारंपरिक सोच को आप कह सकते हैं पलट देते हैं। वो डॉक्टर डेविड बर्न्स का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि असल में कार्रवाई प्रेरणा पैदा करती है। ओह, उल्टा? हाँ, उल्टा, न कि प्रेरणा कार्रवाई। जब हम छोटा सा भी कदम उठाते हैं तो हमें थोड़ी उपलब्धि महसूस होती है। हाँ। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। वाह। और वही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और प्रेरणा देती है। अरे वाह, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उस सही मूड या उस जुनून के आने का इंतजार करना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो शायद कभी ना आए, या आए भी तो
टिके नहीं। बिल्कुल। प्रेरणा तो देखिए आती जाती रहती है, हाँ वो थोड़ी चंचल होती है। हाँ। जो चीज टिकती है वो है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। आप इसलिए काम करते हैं क्योंकि आपने तय किया है कि आप करेंगे, बस चाहे मूड हो या ना हो, चाहे थकान हो या नहीं। जब मन बहाने बनाए ना, तो खुद से पूछना है तो क्या। अच्छा, तो क्या? हाँ, मतलब थकान है तो क्या, मूड नहीं है तो क्या, करना है क्योंकि तय किया था। प्रतिबद्धता का मतलब यही है कि आप अपनी भावनाओं या बाहरी परिस्थितियों को अपने एक्शन पर हावी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो एक्शन माइंडसेट हो गया और प्रेरणा का इंतजार ना करके प्रतिबद्धता पर ध्यान देना है। समझ गए। लेकिन एक्शन लेने में एक और बड़ा डर होता है, वो है जोखिम का डर, फेल होने का डर। किताब इसके बारे में क्या कहती है? हॉलिन्स इस पर भी बात करते हैं। वो बिल पॉकेट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कई बार कुछ ना करना, इनएक्शन, ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। कुछ ना करना जोखिम है, ये कैसे? देखिए, दुनिया बदल रही है तेजी से, और अगर हम सिर्फ सुरक्षित खेलने के चक्कर में अपने कंफर्ट जोन में वहीं के वहीं बने रहते हैं तो हम पीछे रह सकते हैं। बात तो सही है। आराम क्षेत्र में सुरक्षा तो है, पर विकास नहीं है, ग्रोथ नहीं है। ये बात तो बिजनेस में खासकर लागू होती है, पर शायद जीवन के हर पहलू में, है ना? बिल्कुल। हम सोचते हैं कि जोखिम ना लेकर हम सुरक्षित हैं, पर क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं? और हॉलिन्स ये भी कहते हैं कि डर लगना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। हाँ, डर तो लगता ही है। लक्ष्य ये नहीं है कि डरपोक न बने, लक्ष्य है कि डर के बावजूद कदम उठाएं, साहसी बने, डर को ड्राइवर सीट पर न बैठने दें। ठीक है, पर क्या कोई तरीका है स्मार्ट जोखिम लेने का? आंख बंद करके तो नहीं कूदना है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्मार्ट जोखिम लेने की बात करते हैं सोच समझकर। इसका एक प्रोसेस है। मूल सिद्धांत ये है, पहले लक्ष्य क्या है साफ करें, फिर क्या क्या जोखिम है, और सिर्फ करने के नहीं, न करने के भी। अच्छा, न करने की भी जोखिम? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। फिर क्या क्या फायदे हैं करने के, न करने के, सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, और फिर एक योजना बनाएं कि जोखिम को कम कैसे करें। ये सब सोचने से डर थोड़ा प्रबंधनीय लगता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ठीक है, लेकिन जोखिम के अलावा एक और बाधा है जिसका जिक्र किताब में है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ये स्टीवन प्रेसफील्ड के काम से है शायद। हाँ बिल्कुल, स्टीवन प्रेसफील्ड का कॉन्सेप्ट है ये क्या बला है ये प्रतिरोध? प्रतिरोध वो अंदर की आवाज है जो हमें काम करने से रोकती है। ये डर के रूप में आ सकती है, टालमटोल के रूप में आत्मसंदेह, या वो मैं इसके काबिल नहीं हूं, या ये मुझसे नहीं होगा वाली जो भावना होती है ना। हाँ, आती है। वो प्रतिरोध है, और ये बहुत आम है। लगभग हर किसी को महसूस होती है जो कुछ नया या मैं तो पूर्ण करना चाहता है। तो इसका सामना कैसे करें? क्या इसका विश्लेषण करें कि ये क्यों आ रहे हैं? यही मजेदार बात है। हॉलिन्स कहते हैं कि प्रतिरोध का विश्लेषण करना भी प्रतिरोध का ही एक तरीका है, उसे टालने का। अरे हाँ, उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है एक्शन, बस काम करना। प्रेसफील्ड दो तरीके सुझाते हैं, या तो प्रतिरोध से युद्ध छेड़ो, उसे एक दुश्मन मानो, एक ड्रैगन जिसे हराना है, उसे अनदेखा करो और अपना काम करते रहो। लड़ाई। या फिर दूसरा तरीका है, उससे दोस्ती कर लो। दोस्ती? उस आवाज से जो रोक रही है, ये कैसे? दोस्ती मतलब उसे समझने की कोशिश करो, दुश्मन मत मानो। पूछो कि वो तुम्हें किस चीज से बचाने की कोशिश कर रही है, क्या डर है जिसके बारे में वो बता रही है। कई बार ये हमें किसी वास्तविक खतरे से आगाह कर रही होती है, लेकिन ज्यादातर बार ये तर्कहीन डर होता है। तो इसे स्वीकार करो, सुनो, समझो, और फिर भी एक्शन लो। महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिरोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये वाकई दिलचस्प नजरिया है, प्रतिरोध से दोस्ती। अच्छा, अब मान लीजिए हमने मानसिकता बदल ली, डर और प्रतिरोध का सामना करने का मन भी बना लिया। अब असल में काम शुरू कैसे करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? यहाँ पर किताब में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी कार्यान्वयन इरादे की बात आती है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अगर हम पहले से एकदम स्पष्ट रूप से तय कर लें कि हम कब, कहां और कैसे कोई काम करेंगे। कब, कहां और कैसे? हाँ, तो उसके होने की संभावना लगभग दोगुनी हो जाती है। ये अगर X होगा तो मैं Y करूंगी वाले फॉर्मेट में होता है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज व्यायाम करना है, जो कि काफी वेग है। हाँ, आप तय करें, अगर कल सुबह 7 बजेंगे, ये हुआ कब, तो मैं अपने लिविंग रूम में ये हुआ कहाँ 20 मिनट योग मैट पर व्यायाम करूंगा।
ये हुआ कैसे, या अगर शाम को काम खत्म होगा कब, तो मैं घर जाते ही जूतों को दरवाजे के पास रखूंगा, कैसे का हिस्सा, और 30 मिनट वॉक पर जाऊंगा, क्या और कैसे। ये बहुत विशिष्ट योजना है, स्पेसिफिक। ये दिमाग को एकदम साफ निर्देश देती है। और इसमें आप आकस्मिक योजना भी जोड़ सकते हैं, कॉन्टिंजेंसी प्लान, कि अगर प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी क्या होगा। जैसे अगर बारिश हो रही हो तो वॉक की जगह घर पर 15 मिनट सीढ़ियां चढ़ूंगा। वाह, ये तो बहुत ही व्यावहारिक लग रहा है। इससे वो टालम टोल वाली बात कम हो सकती है, क्योंकि सोचना नहीं पड़ेगा कि अब क्या करूं, सब पहले से तय है। एग्जैक्टली। इसके अलावा प्राथमिकता तय करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, समय और ऊर्जा सीमित है। यहाँ पर किताब में नॉट टू डू लिस्ट और वॉरेन बफेट के 525 नियम का जिक्र है। ये क्या है? बिल्कुल सही। एक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या नहीं करते हैं। नॉट टू डू लिस्ट। नॉट टू डू लिस्ट उन कामों, आदतों या जिम्मेदारियों की सूची है जिन्हें आप जानबूझकर टालेंगे या मना करेंगे। मना करेंगे। हाँ, मना करेंगे, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपके लिए वास्तव में जरूरी हैं। ये सीमाएं तय करने का और वो जो बिजी दिखने का जाल होता है ना, उससे बचने का तरीका है। हाँ, कई बार हम बस व्यस्त रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। बिल्कुल। तो इस लिस्ट में आप डाल सकते हैं दूसरों की गैर जरूरी जिम्मेदारियां लेना, कुछ खास तरह के व्यसन या टाइम वेस्टर्स, ऐसी मीटिंग्स जिनमें आपका होना जरूरी नहीं, बुरी आदतें वगैरह। और वॉरेन बफेट का 525 नियम, वो तो और भी ज्यादा फोकस की मांग करता है, लगता है। हाँ, वो जबरदस्त है। वो कहते हैं कि अपने 25 सबसे महत्वपूर्ण करियर या जीवन लक्ष्य लिखें, अच्छी तरह सोचकर। 25 लक्ष्य, ठीक है। फिर उनमें से सिर्फ 5 चुनें जिन पर आप वास्तव में पूरी तरह से काम करेंगे। टॉप 5। ठीक है, 5 चुन लिया। बाकी 20 का क्या? बाकी 20 वो आपकी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट है, हर कीमत पर बचने वाली सूची। बचने वाली? या वो भी तो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, 25 में से थे। हाँ, यही कैच है। बफेट का तर्क है कि ये बाकी 20 लक्ष्य आकर्षक तो हैं, शायद अच्छे भी हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपके संसाधन, आपके टॉप 5 लक्ष्यों से भटका देंगी। वो कहते हैं कि वास्तव में सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं, ताकि वो उन गिनी कुनी चीजों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये निर्दयता से प्राथमिकता तय करना है, रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन। ये तो सचमुच मतलब सोचने वाली बात है, झटका देने वाली भी। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा विकल्प होना अच्छा है, ज्यादा चीजें करना अच्छा है। यहाँ एकदम उल्टी बात कही जा रही है, फोकस। बिल्कुल, अति केंद्रित रहें, हाइपर फोकस्ड। ठीक है, तो प्राथमिकताएं तय हो गई। अब मान लीजिए कोई बड़ा काम है, टॉप 5 में से एक, उसको देखकर ही घबराहट हो सकती है, कैसे शुरू करें? और यहीं पे माइक्रो टास्क यानी सूक्ष्म कार्यों की अवधारणा काम आती है। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है या अस्पष्ट लग रहा है जिसके कारण आप उसे टाल रहे हैं, तो उसे छोटे छोटे, एकदम स्पष्ट, मैनेजेबल कदमों में तोड़ दें। कितना छोटा? इतना छोटा कि उसे करने में 10-20 मिनट से ज्यादा ना लगे और उसमें सिर्फ एक ही क्रिया शामिल हो, एकदम स्पेसिफिक। अच्छा, जैसे अगर किसी को मान लीजिए एक किताब लिखनी है जो कि बहुत बड़ा काम है। हाँ बिल्कुल। तो माइक्रो टास्क हो सकता है, आज दोपहर 2 बजे 15 मिनट के लिए चैप्टर 1 के लिए सिर्फ आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करो, या आज शाम 8 बजे 20 मिनट के लिए पहले पैराग्राफ का बस पहला ड्राफ्ट लिखो, जैसा भी लिखा जाए। बिल्कुल सही। या उससे भी छोटा, किताब का टाइटल सोचो, चैप्टर की लिस्ट बनाओ, पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस लिखो। इससे होता क्या है कि काम कम डरावना लगता है, स्पष्टता आती है और शुरुआत करना आसान हो जाता है। एक बार आप एक छोटा कदम उठा लेते हैं तो अगला उठाना ज्यादा आसान लगता है। वो मोमेंटम वाली बात फिर आ जाती है। हाँ, वो जड़ता टूट जाती है, इनर्शिया। अच्छा, ये तो काम को शुरू करने और करने की बात हुई, लेकिन इतने सारे कामों, विचारों, नोट्स को व्यवस्थित कैसे रखें? दिमाग में तो सब खिचड़ी बन जाती है। किताब में डेविड एलन के GTD, गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम का भी जिक्र है। ये तो काफी मशहूर है, लेकिन क्या इसका कोई सरल सार है जो एक्शन लेने में मदद करे? हाँ, GTD अपने आप में एक विस्तृत प्रणाली है, पर उसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत शक्तिशाली और एक्शन से जुड़ा है। सिद्धांत यह है, अपने दिमाग को कामों, विचारों, याद रखने वाली चीजों से खाली करें, उन्हें एक बाहरी भरोसेमंद सिस्टम में डाल दें, कैप्चर करें। बाहरी सिस्टम मतलब कोई नोटबुक हो सकती है, कोई ऐप, कोई डिजिटल टूल, कुछ भी जो आपके लिए काम करे, आपका दूसरा दिमाग।
जब आपका दिमाग इस चिंता से मुक्त होता है कि मुझे यह याद रखना है, वो करना है, तो वो उस काम को करने पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अच्छा, दिमाग को स्टोरेज डिवाइस की तरह नहीं, प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल करें। एकदम सही कहा, यही सार है। फिर उन कैप्चर की हुई चीजों को प्रोसेस करें, व्यवस्थित करें, नियमित रूप से देखें और फिर एक्शन लें। मुख्य बात है कि जो भी खुले लूप्स हैं दिमाग में, अधूरे काम, विचार, उन्हें बंद करें या कम से कम सिस्टम में डाल दें और हमेशा अगले एक्शन पर फोकस करें। किसी भी प्रोजेक्ट या काम को आगे बढ़ाने के लिए अगला भौतिक कदम क्या है। तो इससे मानसिक बोझ कम होता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है। ठीक है। और अंत में किताब में हमारे शारीरिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की भी बात है। अल्ट्राडियन लय, ये क्या चीज है? सर्काडियन लय तो सुनी है, 24 घंटे वाली। हाँ, सर्केडियन तो दिन और रात का चक्र है। अल्ट्रेडियन लय दिन के दौरान होने वाले छोटे ऊर्जा चक्र हैं। रिसर्च जैसे नथानियल क्लेटमन की बताती है कि हमारा शरीर और दिमाग लगभग 90 से 120 मिनट के चक्रों में काम करता है, जिसमें हमारी सतर्कता, फोकस और ऊर्जा का स्तर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। आराम की जरूरत होती है। ओह, मतलब लगातार घंटों काम करना शायद उतना प्रभावी नहीं है। सही है। लगातार घंटों काम करने की कोशिश करने के बजाय ज्यादा प्रभावी ये हो सकता है कि हम 60 से 90 मिनट के फोकस्ड सत्रों में काम करें और फिर एक छोटा लेकिन सार्थक ब्रेक लें। ऐसा ब्रेक जिसमें दिमाग पूरी तरह काम से हटे, कुछ और करे। मतलब अपनी प्राकृतिक ऊर्जा की लय के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। ये नहीं कि जबरदस्ती 8 घंटे लगातार फोकस करने की कोशिश करें और फिर बर्नआउट हो जाएं। एग्जैक्टली। अपनी ऊर्जा के पीक समय को पहचानें और उनका मुश्किल कामों के लिए फायदा उठाएं। और जब ब्रेक लें तो सच में ब्रेक लें। ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया देखना शायद असली ब्रेक ना हो। हाँ, वो तो दिमाग को और थका देता है। तो काम और आराम के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाना जरूरी है। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर हमें लगातार सस्टेनेबल तरीके से एक्शन लेने में मदद करती हैं। वाह, तो थिंक लेस डू मोर से हमने वाकई काफी कुछ सीखा आज। अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो मुख्य बातें शायद ये हैं। पहला, परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। चाहे खराब तरीके से ही क्यों ना हो, हर कोशिश मूल्यवान है। बिल्कुल। दूसरा, प्रेरणा का इंतजार मत करो, एक्शन लो। एक्शन ही प्रेरणा पैदा करता है और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता ज्यादा जरूरी है। सही। तीसरा, रोकने और प्रतिरोध, वो डर और अंदर की आवाज, ये सब स्वाभाविक है। उन्हें स्वीकार करो और उनके बावजूद एक्शन लो। स्मार्ट जोखिम लो, प्रतिरोध से दोस्ती करो या लड़ो, पर रुको मत। चौथा, प्राथमिकता तय करो निर्दयता से। जाने की क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो नॉट टू डू लिस्ट और 525 नियम याद रखने लायक हैं। बहुत जरूरी। पांचवा, बड़े कामों को छोटे प्रबंधनीय माइक्रो टास्क्स में तोड़ो ताकि शुरुआत आसान लगे। हाँ। और छठा, अपने दिमाग को बाहरी सिस्टम से हल्का करो, GTD के सिद्धांत की तरह, और अपनी शारीरिक ऊर्जा की लय के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। अल्ट्राडेनियन लय। क्या बात है, बहुत बढ़िया सारांश। ये सिद्धांत सुनने में शायद सरल लगे, लेकिन इन्हें लगातार अमल में लाना वही असली चुनौती है और वहीं से बदलाव आता है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। आपकी वो कौन सी एक चीज है जिसे आप करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोचने या प्रतिरोध के कारण अटके हुए हैं, और आज इस चर्चा के आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा तत्काल कदम है जो आप आज ही अभी उस दिशा में उठा सकते हैं, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे। ये सवाल खुद से पूछना और फिर उस पहले कदम को उठा लेना शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा हो सकता है, क्योंकि शुरुआत करने से ही बात बनेगी, सोचने से नहीं, करने से।